हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो हमारा थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग डीपीएसपी जो कि गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। साथ में हम लोग जितने भी आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है 40, 43, 46, 47 और 48, इसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। और साथ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको भी हम लोग अब भी समझ लेंगे पूरा का पूरा। देखो, सबसे पहले गांधी जी के हम लोग उनका जो प्रिंसिपल था उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो वो कभी भी किसी प्रकार की हिंसा को पसंद नहीं करते। तो इसीलिए जो गांधीयन प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमारे डीपीएसपी में डाला गया था, वो उनके विचारों को लेकर डाला गया था। और वैसे भी आपको पता है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज को एक जगह पर एकदम काटने लगता है। तो ये सब चीज़ों को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब भी हम लोग मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल्स, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 40। देखो, ये किन के लिए है? तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। देखो, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब बड़ी कंपनियां ही नहीं होती है, बल्कि ऐसे जगह जहाँ पे कुछ लोग जैसे कि सहकारी समिति होती है। आप जानते होंगे इस चीज़ को कि आप गांव वगैरह में रहते होंगे तो पता होगा आप लोगों को कि सहकारी समिति होती है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और देश उत्थान में कहीं ना कहीं से अपना योगदान देते हैं। तो ये जो आर्टिकल 40 है, ये किन के लिए है? ये ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवोक करता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ 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 हो सकते हैं? तो वो विलेज पंचायत में होगा। और उस चीज़ में को प्रमोट करने के लिए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट की इकाइयाँ होंगी, वो आएंगी मदद करने के लिए, सहकारिता बनाने के लिए, हेल्प करने में, आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? ये भी प्रमोट कर रहा है। प्रमोट करना का मतलब किस चीज़ को ऊपर उठाना है, किस चीज़ को प्रमोट करना है? सबसे पहला कॉटेज इंडस्ट्री। देखो, कॉटेज इंडस्ट्री जो हम लोग गांव वगैरह में रहते हैं ना, तो गांव वगैरह में बड़ी इंडस्ट्रीज़ का कोई कंडीशन नहीं था आज से 50 साल पहले। जिस समय में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, उस समय में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि गांव में भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को लगाया जा सकता है। तो उस समय के हिसाब से क्या किया गया कि कॉटेज इंडस्ट्री को लगाने के लिए कहाँ पर? तो रूरल एरिया में। रूरल एरिया आप लोग जानते होंगे, रूरल एरिया गांव का क्षेत्र में, जो कि कहाँ से हेल्प मिलेगा? इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति खुद चाहेगा तो भी चला सकता है, और चाहे तो कोऑपरेटिव बेसिस पे। कोऑपरेटिव मतलब लोगों को साथ में मिल करके कोऑपरेट करते हुए, मदद करते हुए चलाएंगे तो वहां पर होगा। देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गांव नहीं देखे हैं। कोई इशू नहीं है। आप गांव देखना चाहते हैं तो आप जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ से रूरल एरिया देख लो कहाँ कहाँ, और एक दिन घूमने चले जाओ, वहाँ पे आपको विलेज दिख जाएगा। विलेज कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में जो बड़े सिटीज़ हैं, कुछ गिन चुन कर वही आपको सिटीज़ हैं। अदर देन दैट सारा का सारा तो बिहार हमारा गाँव ही है, समझिएगा इस चीज़ को। तो देखो, यहाँ पे आर्टिकल 43 प्रमोट कर रहा है कॉटेज इंडस्ट्री, जो गांव में होगी, जिसको लोग अकेले भी चला सकते हैं और साथ में कोऑपरेटिव बेसिस पे, मतलब 2 4 5 लोग उसमें मिल करके भी वो चाहें तो चला सकते हैं। आर्टिकल 43 का जो बी है, सेकेंड वाला पार्ट, वो किस चीज़ को प्रमोट करता है? देखो, सभी चीज़ों का प्रमोशन अलग अलग है। यहाँ पर कौन किस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, तो ये प्रमोट करता है सबसे पहला वॉलेंटरी फॉर्मेशन, मतलब लोग चाहें तो स्वेच्छा से काम कर सकते हैं। दूसरा है ऑटोनोमस फंक्शनिंग। ऑटोनोमस का अर्थ हुआ क्या कि देखो, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं कि कौन भैया इधर काम कर रहा है, लेकिन काम करने वाले लोग हैं। दूसरा है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। पीपल आएंगे, लोग आएंगे कंट्रोल करने के लिए। देखो, लोग मतलब कौन हो जाएंगे? देखो, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सरकार के ही लोग आएंगे, बस यहाँ पे जो लोग होंगे वो लोग होंगे कौन? तो वैसे लोग होंगे जो कि डेमो मतलब लोग में से, आप ही लोग में से कोई एक आदमी चुन लेगा किसी को कि ये जो व्यक्ति को हम देख रहे हैं, इसको इस कंपनी का चीफ बना दिया जाए, या कुछ भी। वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रोल। और लास्ट हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखो, आर्टिकल 43 के ही अंतर्गत है कि जो सरकार होगी वो मैनेजमेंट करने में किस प्रकार से कोई इंडस्ट्री चलेगी, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो या फिर गांव में चलने वाला कोई भी इंडस्ट्री हो, किस प्रकार से चलेगी, उसको ये प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किस चीज़ को प्रमोट करता है बच्चों? तो ये प्रमोट करता है कुछ पिछड़े वर्ग लोगों को। तो ये हर राष्ट्र के लिए, हर राज्य के लिए है। सबसे पहला, वैसे शेड्यूल कास्ट के लोग या शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के वैसे लोग या अनुसूचित जनजाति के वैसे लोग, या वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन, देखो यहाँ पर जैसे ही वीकर सेक्शन आ गया तो ये ईडब्ल्यूएस भी इसमें आ जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीकर हैं।
आप किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के नागरिक हो और इफ़ यू आर वीक इन एनी फील्ड, आप पैसे से कमज़ोर हो या आप जाति से अगर ऐसा मतलब शेड्यूल्ड लिस्ट में आपके जाति को इंगित किया हुआ है, दैट्स मीन यू आर वीकर। और उस केस में सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए आएगी ही आएगी। तो इसके लिए बाज़ाब्ता आर्टिकल 46 इस चीज़ को बताता है कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक है और ही इज़ वीक, तो पीछे से सरकार आएगी उसको प्रमोट करने के लिए। तो वो प्रमोट किस चीज़ में करेगी? तो पैसे देके तो प्रमोट नहीं किया सकता। तो वह उसको सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, वो उसको एजुकेशन मुहैया कराएगी। मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस होंगे, उन लोगों को एजुकेशन मिलेगी। मतलब जो मैंडेटरी एजुकेशन है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो 11th हमारा पॉइंट है, वो कहता ही है 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को एजुकेशन मिलना अनिवार्य है। तो एजुकेशन यहाँ पर आर्टिकल 46 के अंतर्गत भी आती है, जो SC ST और साथ साथ में वीकर सेक्शंस के लिए। अब एजुकेशन का तो काम खत्म हो गया, फिर हमारा आता है इकोनॉमिक बेसिस पे। देखो, एजुकेशन तो सरकार प्रोवाइड कर देगी, लेकिन कभी कभार लोगों को आगे बढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो उसके लिए जो मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड का लोन वगैरह होता है, वो भी सरकार मुहैया कराएगी। साथ में इधर कंडीशन रहेगा कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले, या फिर वीक AWS वाले या वीकर सेक्शन वाले हैं, तो उनको कम मतलब इंटरेस्ट पर बैंक लोन दिया करेंगे, जो कि उनको बचाएगा किन किन चीज़ों से। देखो, अब आदमी पैसे से और साथ साथ में ज्ञान से कम मजबूत हो गया, तो वह उसको सामाजिक जो इनजस्टिस होता है, मतलब किसी के साथ होता है ना, गलत हो जाता है, तो वो गलत नहीं होगा। साथ में उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकेगा, उनका कोई मतलब, आप जानते होंगे कि अगर कोई अगर SC है या ST है, तो उन लोगों को लोग दबा देते हैं। तो वो सब चीज़ ना हो सके, इसीलिए आर्टिकल 46 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट लाया गया था। फिर DPSP का जो 47th आर्टिकल है, देखो ये फिर आप सामाजिक विचारों पे आ जाता है, मतलब कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अब दुनिया में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में देखा जाए, तो दुनिया में किसी व्यक्ति की आप हत्या करते हो, सिर्फ वही गैर कानूनी माना जाता है। अदर देन दैट, अगर कोई किसी का चुरा लेता है कोई चीज़, ये सब चीज़ मतलब अगर ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग आओगे आप, तो वो कहीं से भी कानूनन अपराध नहीं होगा। आप कोई किसी का कुछ पैसा चुरा लिया, तो आप बोलोगे मेरा तो लॉस हो गया, बट कहीं से ना कहीं से उस व्यक्ति का जिसने चुराया है, वो उसको ज़रूरत थी, नीड थी, इसलिए उन्होंने किया। तो यहाँ पर फिर ह्यूमन राइट्स आ जाएगा। तो गांधीयन प्रिंसिपल याद रखना बच्चों कि ह्यूमन राइट्स को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर समाये हुए है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने भी देखा होगा कि जब बहुत बड़े बड़े कोई क्रिमिनल्स वगैरह होता है, उनको फांसी वगैरह होने वाली रहती है, तो ह्यूमन राइट्स वाले चले आते हैं। इवन कि नॉट ओनली इंडियन ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड का ह्यूमन राइट्स भी चला आता है वहाँ पर हस्तक्षेप करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य से गलती होती है। तो गलती का मतलब नहीं बनता है कहीं से भी किसी को कि आप हंग कर दो, किसी को फांसी लगा दो, या फिर किसी को मतलब जान ले लो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से मतलब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। तो आर्टिकल 47 एक्चुअली ना हमारे मतलब विचारों के ऊपर है, हम क्या करते हैं और कौन चीज़ मतलब निषेध है। तो सबसे पहले ये रोकता है, निषेधित करता है कंजम्पशन, इस्तेमाल करना, किस चीज़ को, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को, वैसे ड्रिंक जिसको ले करके लोग एकदम मदहोश हो जाए, जैसे कि अल्कोहल, दारू वगैरह, ये सब चीज़ों को निषेध करता है कि भाई इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो इट्स रियली बैड। ये हमारे समाज के साथ साथ पर्सनली मतलब एक व्यक्ति विशेष के लिए भी कहीं ना कहीं से वो अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट आती है, तो भाई हिंदुस्तान में नॉट ओनली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ही हैं, बल्कि और भी चीज़ जैसे ड्रग्स। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में, आपको अभी नया ट्रेंड में आया, आपको पता हो अभी हाल फिलहाल की एक घटना हुई थी, पता होगा आप लोगों को, कि शाहरुख खान का जो बेटा था वो बेचारे फंस गए थे, क्योंकि उनके दोस्त ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं से वो उसका फ्रेंड था, साथ में रहना था, और साथ में एक और बात थी कि पब्लिक स्टंट भी करना था प्रमोशन के लिए खुद का। तो कहीं ना कहीं से वो प्रोमोटिव वे में भी था, और साथ साथ में किसी एक व्यक्ति के ऊपर लांछना लगा, तो वो ड्रग्स का ही इस्तेमाल किए थे। देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में आप जाओगे बच्चों, तो वहाँ एक बात आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन नॉर्मल बातें हैं, लोग फ्रिक्वेंटली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। हमारे बिहार में ये स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, DPSP के ही अकॉर्डिंग क्या है कि हमें अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना है। तो नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या, वो कंजम्पशन रुक गया? नहीं रुका है।
तो इसी चीज का मतलब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग एक तरह तो आ गया, लेकिन ड्रग्स में क्या होता है, ड्रग्स देखो मैं बताता हूँ आपको, ट्रस्ट कर, देखो आप यहाँ पे समझोगे अच्छे तरीके से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, लेकिन बस ये दिस कंटेंट इज फॉर ओनली एजुकेशन, ध्यान रखिएगा, कभी इसका आप गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, समझिएगा। देखो आप देख रहे हो ये एक दवा का, मैं ड्रग का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगेंस्ट हो जाती है यूट्यूब के पॉलिसी के। तो मैं आपको बताता हूँ, एक अंगूठे पर आपका जो एक अंगूठा है उसके ऊपर में आप सोच सकते हो ऐसा 2 क्यूब आ जाएगा, क्यूब नहीं, वो भी एक पेपर का इतना बड़ा टुकड़ा होता है, ध्यान रखना। और ये पेपर का टुकड़ा होता है, लोग हाथ पे, उंगली पे, और वो विश्वास कीजिएगा पेपर कितना मोटा होता है आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो ये पेपर है, इतना बड़ा सा पेपर है, इसमें से इसको मतलब ऐसे ड्रग्स होते हैं उसमें डुबा के रखा जाता है। और जब लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं, बड़े पार्टियाँ में जाते हैं, तो उसको ना छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा हुआ रहता है और वो उंगली के ऊपर आ जाता है और लोग उसका कंजम्पशन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रग्स। वो बहुत ही लीथल होता है। मतलब अल्कोहल में आपको ज़्यादा मतलब बोटल्स या फिर ग्लासेस में पीना पड़ेगा, बट अगर ये ड्रग्स का आप इस्तेमाल करोगे तो इट विल बी अ लिटिल भी, थोड़ा सा होगा, पूरा नशा दे देता है। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चाहे आप अल्कोहल का कंजम्पशन कीजिए, चाहे आप ड्रग्स का कंजम्पशन कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही हैं। और इसके लिए सरकार क्या करती है, आर्टिकल 47 के अंतर्गत, ध्यान रखना बच्चों, आर्टिकल 47 के अंतर्गत बैन लगा देती है स्टेट में कि भैया मेरे स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नो कंजम्पशन ऑफ लिकर। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपी है, जो स्टेट को पावर पर देता है, मतलब स्टेट मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो जो स्टेट को पावर दे रहा है उसमें लिकर बैन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और वो किस आर्टिकल के तहत होगा, 47। हमारे यूपीएससी के क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी में पूछा गया था कि अगर किसी स्टेट को, अपने स्टेट में किसी भी प्रकार का मद मतलब कि अल्कोहल को या ड्रग्स को बैन करना होगा तो उसके लिए वो कौन सी आर्टिकल लगाती है, तो ध्यान रखिएगा वो आर्टिकल 47 है जिसके अंतर्गत ये लगता है। फिर देखो बच्चों आर्टिकल 48 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को बार बार हिंदुस्तान में मतलब धीरे धीरे, मतलब आप सबको पता होना, अमेंडमेंट होते रहते हैं आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 48 को टाइम टू टाइम क्या किया गया है, अमेंड किया गया, जस्ट बिकॉज कि हिंदुस्तान के लोग में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो भी हमारे बोवाइंस होते हैं, मतलब जो काउज होते हैं, जैसे गाय हुआ, फिर भैंस हुई, या फिर बड़े कैटल्स होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जस्ट बिकॉज कि हमारी धार्मिक किताबों में आप देखोगे कि काऊ के लिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हिस्ट्री तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये समय किस समय का था, तो ये था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का टाइम, वैदिक मतलब लैटर वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक पीरियड तो दो है हमारा, एक पहले वाला एक बाद वाला। तो पहले वाला जो वैदिक पीरियड है उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ सिर्फ काऊ गाय के कारण हो गई थी, क्योंकि कुछ उस समय में ऐसे कारण बने थे जिसके कारण लोगों की संपत्ति ही बोवाइंस हुआ करते थे, बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। तो क्या हुआ, उसी चीज को ध्यान में रखे हुए हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को मेंशन किया गया आर्टिकल 48 के अंतर्गत कि अगर कोई व्यक्ति भी बोवाइंस जैसे कि काउस हुआ मतलब गाय या फिर बछड़े या फिर अदर मिंच और ऐसे जानवर जो दूध वगैरह देते हैं, उनका अगर स्लॉटर करता है, स्लॉटर का मतलब उसको अगर काटता है, उसके जान लेता है, तो उसके लिए आर्टिकल 48 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और यह कहीं ना कहीं से उसके ब्रीड को, मतलब किसके, जितने भी बोवाइंस हैं उसके ब्रीड को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ब्रीड इंप्रूवमेंट मतलब कि देखो जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये कोई अगर कैटल वगैरह का मतलब स्लॉटर बंद हो जाएगा तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, दैट्स मीन मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ साथ में काऊ डंग का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं से आर्टिकल 48 थोड़ा बायस्ड हो जाता है। देखो हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता भी है, लेकिन ये थोड़ा सा बाइज्ड हो जाता है। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा विवेचना नहीं करूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा, थोड़ा बाइज्ड है। हम इस चीज को समझने के लिए रखते हैं कि अगर कोई बोवाइंस को या बड़े कैटल्स का स्लॉटर होता है उस पर निषेध लगाना, तो उसके लिए राज्य इस चीज का डिसीजन ले, इसके लिए डिसीजन लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, इसके लिए राज्य खुद डिसीजन लेगी और वो सोचेगी कि आर्टिकल 48 को हमारे राज्य में अमेंड कर मतलब प्रोमोट करना है या नहीं करना है, समझिएगा इस चीज को। तो ये डीपीएसपी का हमारा गांधीयन प्रिंसिपल था जो गांधीवाद विचार के अकॉर्डिंग चलता है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आगे और भी चीज़ है, हम लोग आगे के स्लाइड में बहुत सारी चीज़ों को और भी अन्य तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहला आता है इसमें क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़।
देखो, हिंदुस्तान में कोई चीज हो और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म, मतलब उसके उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। क्योंकि हिंदुस्तान में दूसरे के ऊपर, दूसरे की प्रॉब्लम्स को ना देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। फटाक से किसी भी चीज़ में ना उनको समस्या दिखने लगेंगी भाई, भले उस चीज़ को उनको खुद को करने के लिए बोलो तो उसके लिए वो बहुत सारे उस पर बोलेंगे मेरे से नहीं हो सकता, आई कांट डू। बट इवन कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसको भी जब 2 बार अमेंड करके लाया गया था, फिर भी 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन दोनों में लाया गया, फिर भी देयर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ क्रिटिसिज्म। वहां पे लोग क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के लिए पहुंच ही गए थे। देखो क्या हुआ था, इस चीज को हम लोग इस कंटेंट में देखो। सबसे पहला संविधान का भाग, गुड इवनिंग अलका, सॉरी फॉर लेट, कोई इशू नहीं है पहले आ जाया करिए, छुट्टी बहुत कुछ छूट गया थोड़ा सा। देखो, संविधान का जो भाग 4 का 1 है, उसी चीज में हमारा उल्लेख किया हुआ है किन चीज के बारे में, तो मौलिक कर्तव्य। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग होंगे उनको टोटल नंबर ऑफ मौलिक कर्तव्य मतलब 10 + 1 मतलब 11। 10 हमारे पहले वाले फेज में 42वां संशोधन में, और ये 2002 में 1, मतलब ये वाले जो दो थे वो तो थे ही, साथ में ये जो एजुकेशन वाला जो लास्ट में ऐड किया गया था, टोटल मिला के हमारे मतलब टोटल हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हो गए नंबर्स में, 11। तो इस पर बहुत सारी आलोचना करी गई थी। देखो, पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस टाइम में स्वर्ण सिंह समिति के तहत लाया गया था मौलिक कर्तव्य को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमारे जितने भी मेंबर्स थे, मेन मेंबर्स हमारे, टोटल मैं आपको बताता हूँ अप्रॉक्स, वैसे 3 तो प्रमुख मेंबर थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सहायक मेंबर थे हमारे स्वर्ण सिंह समिति के। लेकिन फिर भी बच्चों याद रखना इस चीज़ को कि वहाँ पे जितनी चीज़ें पेश करी गई थी अमेंडमेंट करने के लिए 42वें संविधान संशोधन को, उसमें से सिर्फ 50% को ही लाया गया और बहुत सारी चीज़ों को तो बजाबता छोड़ दिया गया। क्योंकि सरकार का एक चीज़ मानना था कि अगर कुछ चीज़ों में, अभी तो हमारी देखो मैं सब बता दे रहा हूँ, हिंदुस्तान के आज़ाद हुए ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था, और आज़ाद हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ था तो अब तुरंत में ही लोगों के ऊपर उतना प्रेशराइजेशन आप डाल दिया, तो कहीं ना कहीं से हमारा सरकार उस चीज़ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होगा। तो शुरुआत के टाइम में सिर्फ 10 ही अमेंडमेंट करके डाले गए थे। वैसे उम्मीद करते हैं आज के 10 साल 15 साल बाद, जिस टाइम में आप लोग बड़े होंगे और हम और बड़े हो जाएंगे, तो उस टाइम में क्या होगा बच्चों कि ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इससे बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी। हो सकता है, आशा करते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो देश हित और साथ साथ में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उस चीज़ को कहीं से ना कहीं भी खराब, मतलब उसको डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हमारी मौलिक मतलब राइट्स है, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसमें भाग जो हमारी इसमें आलोचना किया गया, वो क्या क्या किया गया है इसको समझो। देखो, आलोचकों द्वारा उसके गैर न्याय संगत चरित्र के कारण उन्हें नैतिक उपदेश की एक संहिता के रूप में वर्णित किया गया है। देखो, पता नहीं लोगों को क्या हो गया था, नहीं समझ में आ रहा है, लोग डायरेक्ट उसको गैर न्याय संगत कह दिए। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे, कुछ लोग इसके फेवर में भी थे। फिर क्या हुई, संविधान में उनके समावेशों के आलोचकों ने अनावश्यक बताया। देखो, अब स्वर्ण सिंह समिति लाई गई थी और इस चीज में क्या हुआ कि कुछ लोग जो उसके अगेंस्ट में थे, अब कौन लोग अगेंस्ट में थे इस चीज़ को मैं नहीं बता सकता हूँ। इस चीज़ को आप पर्सनली मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूंगा। क्योंकि हम अभी स्ट्रीम जो यूट्यूब पे करते हैं, वहाँ पे कुछ बातें ऐसी कही गई है कि किसी कास्ट, क्रीड इत्यादि के लिए हम कोई चीज़ निगेटिव नहीं बोल सकते। अगर बोलते हैं तो उससे चैनल पे स्ट्राइक आने का चांस रहता है, तो इसलिए हम कुछ चीज़ नहीं बोलेंगे। तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, चाहे हम जब टाइम स्ट्रीम बंद करेंगे तो आपको हम बता देंगे। तो क्या हुआ, जो आलोचक थे वो उसको गैर संवैधानिक बता दिया। उन्होंने डायरेक्ट इस चीज को कहा कि ये तो मेरे बेनिफिट में नहीं हो रहा। अब सोचो, किसी व्यक्ति को किसी चीज से फायदा हो रहा था और उस चीज को हम बंद कर दिए। अब एक एग्जांपल पे लेते हैं, कोई व्यक्ति गांव में अल्कोहल बनाता था और उस चीज को मैंने बंद किया, तो कहीं ना कहीं से उसका फंडामेंटल राइट्स था कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, और मैंने उसको वहां पे रोका। दैट्स मीन मैंने उसके फंडामेंटल राइट्स को रोका है। उसका जो मतलब राइट था, हिंदुस्तान में रहता है, उतना उसको मिला हुआ है, तो मैंने उसको रोका। तो इस जगह पे जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था, उसके वनिस्पत मैंने उसको रोका। तो अब इसमें क्या था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान में शामिल कर्तव्यों को मौलिक रूप से लोगों द्वारा किया जाएगा, भले ही उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। अब देखो, इस चीज को संविधान में नहीं शामिल किया गया है कि अल्कोहल का कंजम्पशन खराब है,
लेकिन फिर भी अब डीपीएसपी के आड़ लेते हुए जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें लोग क्या किया जाएगा कि वहां पे बोल दिया जाएगा कि आर्टिकल 48 के तहत हमारे राज्य में फला चीज को बंद किया जा रहा है। तो उससे जिन लोगों को फायदा मिलता था उनका तो हो गया, मतलब उनको जो भी पैसा मोनेट्रिकल बेनिफिट आता था, उसके कमाई आती थी, वो खत्म हो गई उसकी। अब उसके बाद क्या है, इसमें कुछ कर्तव्य अस्पष्ट है। इसमें बहुत सारी चीज ऐसे मेंशन किए गए हैं जो क्लियरली बताया नहीं गया है कि भैया क्या। अब अल्कोहल का कंजम्पशन बैन है लेकिन फिर भी कोई करेगा तो उसको क्या सजा मिलेगी, इस चीज के लिए नहीं लिखा हुआ है और आम आदमी द्वारा समझने में मुश्किल होता है। और सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के जितने भी लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो सिर्फ एजुकेशन की प्रिपरेशन करते हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट होते हैं वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ते हैं। अदर देन दैट सामान्य लोग कभी नहीं पढ़ते। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक डॉक्टर जिंदगी में कभी नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाएगा, उसको ज़रूरत ही नहीं। एक इंजीनियर कभी नहीं पढ़ने जाएगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एक और उदाहरण के तौर पे देता हूँ, अगर कोई ल्यूरेट है, कोई लिटरेचर का है ज्ञानी, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सामान्य लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो भी बातें लिखी हुई है ना, वो अस्पष्ट लोग मानते हैं। लेकिन कितनी अस्पष्ट है ये आप भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हो। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ईच एंड एवरीथिंग को आप अच्छे से फ्रिक्वेंटली समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कर्तव्यों की सूची संपूर्ण नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि जो कर्तव्य है 11 ठो, वो पूरा पूरा क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले वाले स्लाइड जो है बच्चा बाबू देखना, उसमें जो मेंशन किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। देखो आपको बताता हूँ, रुक जाओ, लाइन पे रहना आप लोग। हाँ ये वाला देखो, यहाँ पर जितने भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हू बहू मैंने उतार दिया है। हू बहू का मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, कोई भी चेंज नहीं। अब इसको समझाने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो इन सभी आर्टिकल सीरियल्स को, जो हमारे अनुच्छेद 51A के तहत आता है, वो क्लियरली कोई तो व्यक्ति समझा सके। इसीलिए क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। अब समझाने के लिए चाहिए तो एक टीचर से पढ़ लीजिए, सिंपल सी बात है, टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से तरीके से सब चीज़ समझा देगा। देखो फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे, कर्तव्य का संपूर्ण सूची नहीं क्यों में, क्योंकि इनमें अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य जैसे वोट डालना, करों का भुगतान करना, परिवार नियोजन इत्यादि शामिल नहीं। देखो जिस टाइम में स्वर्ण सिंह समिति आई थी और इस चीज़ को डाला जा रहा था कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसमें किन किन चीज़ों को डालना है, तो उस समय में इस चीज़ की पेशकश की गई थी कि वोट डालने को भी हम लोग मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत लाएंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग चले गए। अब कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको वोट डालने का मन नहीं करता, वो हिंदुस्तान में तो रहते हैं लेकिन वो बोलते हैं भाई मैं वोट नहीं डालूंगा। लेकिन आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट, जब वोट वगैरह होने का टाइम आता है तो एडवर्टाइजमेंट में देखे ना, ऐसे उंगली किया हुआ रहता है और इस पर मार्क किया हुआ रहता होगा, आप लोग देखे होंगे, जिसमें कहता है वोट गिराना इंपॉर्टेंट है, सबको प्रमोट कीजिए, सबको घर जा जा करके बोलिए कि वोट गिराना है, वोट गिराना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। अब खुद सोचो, अगर पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या 100 होती और उसमें कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है और उसको वोट देने के लिए सिर्फ 5 लोग जाते और 5 लोग में 4 लोग फेवर में डाले और एक व्यक्ति अगेंस्ट में डाल दिया, तो बचे जो 95 लोग हैं वो वोट नहीं दिए, तो डेमोक्रेसी किस काम की। तो डेमोक्रेसी मतलब हर लोगों का अपना योगदान होना चाहिए। तो इस चीज को मेंशन किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में, मुझे वोट डालने को भी डालना है, साथ में करों का भुगतान। देखो हिंदुस्तान में हमारी इतिहास से ही, इतिहास के पुराने 500-600 साल पहले आप चले जाओगे बच्चों, तभी से लोग कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स आए हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने भी अलग अलग जजिया कर, कौन कौन सा कर, फिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट के तहत में बहुत सारे कर वगैरह ब्रिटिश एम्पायर भी हमारे ऊपर डाला करता था। तो फिर हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं से लोग बोलते हैं कर देना अच्छी बात थी। अगर कर नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, अगर हिंदुस्तान में इनकम टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी नाम का जो भी टर्म्स आप जानते हो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसको हटा दी जाए तो देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। क्योंकि इन्हीं इनकम टैक्स से जो हमारे पिताजी कमाते हैं, जो सैलरी लिए और उनके बदले जो उनको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, उस टैक्स का इस्तेमाल सरकार अपने डिफेंस के लिए, सड़क के निर्माण के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, साथ में बड़े बड़े एम्प्लॉयज जो हैं उनके सैलरी के लिए पैसे वहीं से निकालती है। सरकार के पास ऐसा कोई पेड़ नहीं है पैसों का जहां से वो हिला ले और पेड़ में से पैसे गिर जाए, ऐसा नहीं है। उनको
पीपल से ही पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार कहीं नौकरी तो नहीं ना करती है। अब बोलोगे सरकार संपदा बेच करके भी तो इस्तेमाल कर सकते, जैसे हमारे यहाँ अगर पेट्रोल का कोई खदान मिल जाता है, हमारे यहाँ आयरन ओर मिलता है या फिर बॉक्साइट मिलता है, मैंगनीज मिलता है, इन सब चीज़ों को से देखो उससे उतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के लोग जो काम करते हैं उससे जो पैसे वो टैक्स के हिसाब से लेगा, उसका इस्तेमाल वो अपने रक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, SC STs के लिए, या फिर स्टेट डेवलपमेंट, सड़क के बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो देखो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं से कर का भुगतान करने के लिए भी मेंशन किया गया था, लेकिन इसको फंडामेंटल ड्यूटीज FD के अंतर्गत नहीं लाया गया। नेक्स्ट आता है परिवार नियोजन। देखो परिवार नियोजन फिर घूम करके बात बच्चों ये चली आएगी DPSP के अंतर्गत। देखो देखो DPSP के अंतर्गत आ जाएगी। क्यों, आप इसको मैं बताता हूँ। स्टेट चाहे तो इस नियम को ला सकता है कि एक व्यक्ति को कितने बच्चे होंगे, और अगर उससे ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी जितनी भी सुविधाएं मिलने वाली हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए कौन आता है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है। तो DPSP यहाँ पावरफुल बना, लेकिन ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएगा। स्वेच्छा से जीने का अधिकार तो सबको है ना, तो फिर वहां पे उस चीज का अवहेलना होने लगा। तो ये फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP एक दूसरे से लड़ते रहता है हमेशा, किस चीज के लिए, अपना हक लेने के लिए। तो भैया हक लेना सबका अधिकार बनता है। और यहीं पर आता है परिवार नियोजन। अगर कोई चाहे तो, वैसे शुरुआत में इस चीज को लाया गया था कि कहा गया था कि हमारी दो पॉलिसी रहेगी कि वाइफ हस्बैंड है तो उनके बच्चे भी 2 होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 8-8, 10-10 बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग 90s 60s या 70s के टाइम के होंगे, आप देखना कि उनके 8-8 भाई बहन होते हैं, 10-10 भाई बहन होते हैं। आपने गांव में आसपास कहीं रहते होगे बच्चों, तो देखो आप थोड़ा सा पास्ट में जाओ, या फिर ऐसे लोगों को सेलेक्ट कीजिए जिनकी उम्र 60 या 70 साल की है, तो उनसे आप पूछना आप कितने भाई बहन थे, तो बोलेंगे 9 भाई बहन थे, 10 भाई बहन थे। मतलब इतनी बड़ी सारी जनसंख्या होती थी एक फैमिली में। लेकिन अभी हमारा स्टेट और हमारा जो मतलब मेंटल कंडीशंस है वो बदल गए हैं, लोग का विचार चेंज हो गया। अभी तो हमारे एक वाली भी कंडीशन है। मेरे ही फैमिली में मैक्सिमम किसी भी मतलब पेरेंट को 2 से ज़्यादा है ही नहीं, 2 ही हैं। और बहुत सारे तो हमारे फैमिली में ऐसे लोग हैं जो एक हैं, जैसे कि आप मेरे को देख सकते हो, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं एक ही हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है, हम ज़्यादा दूर कहाँ जाएँ। तो ये कहीं ना कहीं से परिवार नियोजन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि देखो अब लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा भाई बहन रहेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने 10 घर में से 9 घर ऐसे देखे हैं कि भाई बहन जब बड़े होते हैं, शादी वगैरह हो जाती है, तो वो लोग घर के बीच में दीवार बन जाता है। बहुत बड़ा एग्जांपल जहां मैं रहता हूं यहाँ पे भी मुझे देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं मन मुटाव होते रहता है। लेकिन अब मैं बताता हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरी जितनी प्रॉपर्टी रहेगी वो मेरी सिर्फ रहेगी, मेरे प्रॉपर्टी में कोई हिस्से मांगने वाला कभी नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं से मेरे लिए बेनिफिशियल है। अभी मेरे को अगर 5 भाई और रहते तो मेरा पता चलता, जो मेरा 3 मंजिले का फ्लैट है उसमें एक मंजिला भी सबको नहीं मिलता। अब भी पूरा घर मेरा है, मेरे को मन जहाँ करता है वहाँ रहता हूँ, जैसे मन होता है वैसे रहता हूँ। साथ साथ में जिंदगी भी पहले से अच्छी है, महंगे कपड़े पहन सकते हैं। अभी जैसे कि अगर इमेजिन करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 अगर मेरे भाई रहते तो अभी मुझे एक जूता 10,000 रुपये का मिल जाता है। उस समय में एक जूता मुझे 2,000 का मिलता है, क्योंकि मेरे पापा की जो सैलरी है वो उसी हिसाब से ना खर्च होती है। ऐसा नहीं ना कि सबको 10-10 हज़ार का मिल जाता। तो DPSP का रहा, तो मौलिक कर्तव्य के ही तहत परिवार नियोजन को लाया गया था। फिर लेकिन इसको बाद में हटा दिया कि भाई नहीं, इसको नहीं डालना चाहिए, कहीं ना कहीं से देश की जनसंख्या को रोकेगा। तो भाई जनसंख्या को रोकेगा, ठीक है, तो उसको बाद में तो ले आते। अब भी देखिए हिंदुस्तान की जनसंख्या कुछ ही दिन 15 साल के बाद चाइना को भी क्रॉस कर जाएगी, और उसके बाद नौकरी मिलना मुश्किल रहेगा। बच्चों याद रखना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, नौकरी तो एक लिमिट में रहेगी ना, आप इसको समझना। और पुराने जब तक स्टाफ रिटायर्ड नहीं होंगे तब तक नए एम्प्लॉयमेंट भी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं से परिवार नियोजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या है, और इन सब चीज को वास्तव में करों का भुगतान करने के कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। और इस चीज को स्वर्ण सिंह समिति खुद ला के दिया था कि लोगों को इनकम टैक्स देना है, लेकिन भाई फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको ऐड ही नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं से उसको देश को नुकसान हुआ। और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया गया था। उस समय में बीजेपी की सरकार आई थी जस्ट कांग्रेस के बाद में, और नहीं चाह रही थी बीजेपी की सरकार कि उनके ऊपर भी उंगली उठ जाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी, जो मिसेस गांधी थी, आपको पता होना चाहिए, वो बहुत ही कद्दावर नेता थी एकदम, उन्होंने देश को तो पूरा हिला दिया था अपने ज़माने में।
तो कहीं ना कहीं से जो हमारी मिसेस गांधी थी उन्होंने कुछ गड़बड़ किया था। 42वां संविधान संशोधन इसीलिए लाया भी गया था। और स्वर्ण सिंह समिति अगर कुछ ऐसा पेश कर देती जिसमें फिर से लोगों का नुकसान होने लगता, तो पता चलता नई सरकार आई, वो भी हमारी डूब ही जाती। तो आप कहीं कहीं थोड़ा बहुत इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जो सरकार का जो चेंजिंग हुआ वो कहीं ना कहीं से लोगों के बेनिफिट के लिए था। तो लोग को बुरा ना लगे इसलिए डीपीए जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थे इसको कंट्रोल्ड वे में लोगों के बेनिफिट के लिए और किसी को बुरा ना लग जाए इसलिए हिसाब से लाया गया था। वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बार बार अमेंड करके उसको इतना मजबूत बना दिया गया है कि अभी देखा जाए तो एफडी और फंडामेंटल राइट्स एफआर और साथ में डीपीएसपी तीनों अपने जगह एक मस्त पावर रखता है, ध्यान रखिएगा। क्या जैसे सर? ओके, मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। और क्या क्वेश्चन आया? अफर्म और ड्रग्स में क्या डिफरेंस होता है? ओके रजनी, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आलोचक और किस बात को लेते? तो आलोचकों का कहना था कि मौलिक कर्तव्य को संविधान भाग 4 के परिशिष्ट के रूप में शामिल करने के से उनके मूल्य और महत्व में। अब देखो, लोग ही तो हैं भाई, विचारधाराएं देखो, अभी कोई चीज ऊपर नहीं थोड़ा नीचे डाल दिया गया तो भाई इसके लिए समस्या। लोग बोले थे इसको भाग 3 में ऐड करना चाहिए, बल्कि उसको भाग 4 में ऐड किया गया, वो भी 51 के कम है। अगर पहले रहता तो ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों की कमी नहीं होती है, लोग फटाक से टिक्का टिप्पणी करने लगते हैं अच्छे चीजों के भी ऊपर में, ठीक है। और लोग इसको क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था इसके साथ में मौलिक कर्तव्य को डाल रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में मनुष्य का पर्सनल प्रॉफिट होता है और फंडामेंटल ड्यूटीज में प्रॉफिट पर्सनल हो ना हो लेकिन देश का प्रॉफिट अवश्य होता है। तो लोग इस चीज के लिए कम मतलब झगड़ा कर लिए, बोले क्या कि भाई इसको भाग 3 में डालिए, भाग 3 में डालते तो मनुष्य जो अपने लिए बेनिफिट कर रहा है देश के लिए भी करेगा। तो भाई मैं एक चीज बताता हूं, फंडामेंटल राइट्स ध्यान रखिएगा पर्सनलाइज्ड होता है और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे जहां हम रहते हैं वहां के लिए है, और साथ साथ में पर्सनल बेनिफिट है उसमें, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट सरकार को नहीं, गवर्नमेंट जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे होता है। अब क्या है, स्वर्ण सिंह समिति 10 से अधिक मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, हालांकि सभी को संविधान में शामिल नहीं किया। देखिए स्वर्ण सिंह समिति खुद अकेले सिर्फ 10 डाली थी और उसके मेंबर्स लोग अलग अलग जो दिए होंगे वो तो अलग ही होगा, लेकिन संविधान में सबको ऐड नहीं किया गया। अब क्यों ऐड नहीं किया गया, इसके पीछे कारण क्या था? लोगों का सेंटीमेंट को बुरा नहीं, किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का नहीं, मतलब वहां पे उसको उससे बेदखल कर दिया जाएगा, इसीलिए ऐसी कंडीशन हुई थी। अब उसके बाद क्या है, अब जो चीज का स्वीकार नहीं किया गया था उन चीजों को भी हम देखते हैं, कौन कौन सी बातों को स्वीकार नहीं किया गया। देखो सबसे पहला था क्या, किसी भी कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करने या किसी भी गैर अनुपालन के लिए नागरिकों को संसद द्वारा दंडित किया जाएगा। अब देख लीजिए, इस चीज को लाने का कहीं से भी मकसद नहीं बनता। आप थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा दिमाग से लगा के बच्चों देखना, संसद में बैठते कौन है? सांसद बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, पीपल बैठते हैं, वो भी कौन से? जनप्रतिनिधि बैठते हैं, ठीक है। अब जनप्रतिनिधि कभी किसी व्यक्ति के बारे में डिस्कस करके बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कितना बड़ा जुर्म किया और उसको कौन सी सजा देनी चाहिए, या फिर विधि जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है वो इस चीज की सजा की निर्धारण करेगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो जन प्रमुख होता है वो जन की सेंटीमेंट को देखता है, लेकिन हिंदुस्तान का कानून आंख पे पर्दा डाले हुए है और हाथ में तराजू रखे हुए, मतलब जो सबूत होगा और व्यक्ति अगर पाया जाता है दोषी तभी उसको सजा मिलेगी। दैट्स मीन बच्चों क्या यहां पर बात हुआ कि लोगों का यह मानना था कि स्वर्ण सिंह समिति डिमांड कर देती कि सांसद लोग सजा देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यह चीज ठीक किया गया, हटा दिया गया, क्योंकि विधि जो है हिंदुस्तान का कानून है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी या फिर स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है वो ऑलरेडी जज करने के लिए बने हुए हैं ही। तो फिर क्या जरूरत है किसी सांसद को किसी को दंड देने के लिए नियम बनाने का? ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए। पहला नंबर, अच्छा हुआ ये नहीं आया। दूसरा बच्चों आते हैं, किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर संविधान के किसी अन्य प्रावधान के प्रतिकूल होने के आधार पर संसद द्वारा तय किए गए दंडों पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जाएगा। भाई इसका खंडन मैं फिर खुद कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति का, फंडामेंटल राइट्स है। अब उसमें क्या होता है, अब कोई व्यक्ति का राइट था, मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अल्कोहल वाला ही आता,
अब अल्कोहल में क्या होता है, मैं अल्कोहल नहीं, मैं एक मरुआना के ऊपर चर्चा करता हूँ। मरुआना एक प्रकार का ड्रग्स ही है बच्चों, जैसे भांग होता है ना, आप लोग जानते होंगे, उसी को मरुआना कहा जाता है। अब देखो यूट्यूब इस चीज़ को देखो मैं बोल दिया हूँ, नहीं होना चाहिए, वैसे मैं दोबारा नहीं बोलूँगा आपको, मैं हिंदी में ही उसका इस्तेमाल करूँगा, भांग का है। एक्चुअली भांग क्या होता है ना, वो भी एक ड्रग है एक प्रकार का। दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, साथ साथ में कनाडा, इन सभी में जगह अगर मरुआना को कहीं भी उपजाया जाए तो उस जगह पर याद रखिएगा उपजाने वाले को जेल की सजा हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखोगे खेत में उपजा हुआ है, ढाब में उपजा हुआ है, साथ में सड़क किनारे जो हत्ता होता है उसमें उपजा हुआ रहता है। तो दरअसल क्या है, कुछ व्यक्ति उसी मरुआना के वीड्स में, पत्तों का, उसके फल का, फूल का इस्तेमाल करते हैं नशीली पदार्थ को बनाने में। तो कोई व्यक्ति उससे पैसा कमा रहा था और वो पकड़ा जाता है, तो इस पर संसद अगर बोल दे कि वो व्यक्ति ना मरुआना की खेती कर रहा था, भाई उसको जेल में डाल दो, तो वो व्यक्ति कभी भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस चीज के लिए नहीं बोल सकता है कि भाई वो मेरे जीवन यापन का तरीका था, आप मेरे को जेल में क्यों डालो, मैं तो वो पैसे कमाने के लिए कर रहा था, किसी को खुद के लिए इस्तेमाल के लिए तो नहीं कर रहा था, दूसरे के इस्तेमाल के लिए था और उसका नुकसान हो रहा था, तो उसको इस चीज के लिए समझना चाहिए। तो देखो बात घूम करके यहां पर यह आ जाती है कि कोई भी दंड का जो निर्धारण होगा वो संसद करती, लेकिन ये कहीं ना कहीं से गलत था, क्योंकि अब इस चीज में विधि जो है, हिंदुस्तानी कानून जो है, वो खुद ऑलरेडी इतना सक्षम है कि दंड दे सके किसको, किस हिसाब से क्या है, उसके पीछे जाकर के पता करके पुलिस रिपोर्ट लेकर के, वहां के जाकर के मुखिया से रिपोर्ट लेकर कि क्या वो व्यक्ति सच में ऐसा था या नहीं था। लेकिन जनप्रतिनिधित्व को दंड देने का अधिकार नहीं होना चाहिए बच्चों, इस बात को आप समझिएगा। नेक्स्ट आता है करों का भुगतान के लिए कर्तव्य। भाई ये बनाना चाहिए था मुझे, मैं इस चीज के फेवर में हूं भाई, क्योंकि देश विकास कब करेगा, जब लोग कर देंगे। मैं आपको बताता हूं, लोग इनकम टैक्स को चुरा लेते हैं झूठ बोल करके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीए वगैरह के पास जाते हैं, उनको मोटा पैसा देते हैं, बोलते हैं भाई मेरे को ना इस बार 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स लगने वाला है, मेरे अगर 1 लाख तुम बचा दोगे तो तुमको मैं 15,000 रुपया दूंगा। सीए भी खुश कि भाई 15,000 रुपया, 1 लाख रुपया इसका बचा। अब 1 लाख रुपया जाता तो सरकार के हाथ में जाता, यहाँ पे 85,000 रुपया टैक्स चोर के हाथ में गया, अब 15,000 रुपया किसके पास चला गया, सीए के पास चला गया। तो बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट भी ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के फर्जीवाड़ा में लगे हुए लिप्त रहते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो कि एक तरीके से गैर कानूनी है। बच्चों आप लोग भी अगर नौकरी करना तो रिक्वेस्ट करूंगा, एक मतलब जब भी आपको इनकम टैक्स की बारी आएगी तो रिटर्न एकदम परफेक्टली फाइल करना, और याद रखना कि उस चीज से आपका प्रॉफिट और साथ साथ में देश का प्रॉफिट हो रहा है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है कि हमें अपने सैन्य सेवा को बहुत ही इंपॉर्टेंस देखना है, सैनिकों को इज्जत देना है, उनको प्रमोट करना है हर जगह। तो मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति जैसे अभी हम लोग अपने घर में मस्त एसी लगा करके बैठे हुए हैं, गरम गरम ब्लोअर पे हवा खा रहे हैं, एक सैनिक बॉर्डर पे सियाचिन ग्लेशियर में बंदूक लेके खड़ा होगा दिन रात, क्योंकि हमारे देश के ऊपर दूसरे देश के लोग आक्रमण न कर दें। आप जब भी जाके देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे रात के टाइम में 11 बजे 12 बजे जब हम लोग को घर से बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम होती है, उस टाइम में वहां पे गश्ती होते रहती है रात के टाइम में, क्योंकि कोई दूसरे कंट्री का व्यक्ति हमारे देश में घुस के कुछ गलत ना कर दे। तो आप एक चीज को इसको समझो, उनकी जो सैलरी होगी उसको कहां से दिया जाएगा। अब आर्मी वाले थोड़े जाकर के लूट करके पैसा ले आएंगे, उनको तो सरकार पैसा देगी क्योंकि उनको अपना जीवन यापन करना है। तो करों का भुगतान इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे किसके आप देखते होंगे हमारे यहाँ एम्स बनते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनते हैं, अब इसके बनने में जो खर्च आता है वो पैसे कहां से आएंगे, तो वो पैसे आएंगे कहां से, हमारे कर से। तो ये चीज बच्चों होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ तथ्य, इन तथ्यों को आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला तथ्य यहां पर क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, नैतिक और नागरिक कर्तव्य। सबसे पहला नैतिक। देखो नैतिकता क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर में थोड़ी सी नैतिकता होगी। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी बूढ़े को गिरते हुए देखोगे, वो गिर रहा है, तो आप उसको छोड़ दोगे तो आप नैतिक नहीं हो। आप वहां पे उसकी मदद करने चले जाओगे तो आप नैतिक इंसान हो। तो नैतिकता क्या होता है, वो एक ह्यूमन कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर होता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अब कोई गिर गया है, अब उसको जाके और लात से काट दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स मीन आपकी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, आप तो जानवर हो गए। तो ये हो गया नैतिक कर्तव्य। नेक्स्ट आता है नागरिक कर्तव्य। हिंदुस्तान में रह रहे हो भाई, आपका देश है, आपका मुल्क है, तो यहां पे कुछ गलत ना करो, ये हमारा नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अब देखो नागरिक कर्तव्य क्या है, तो नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का संजोना।
देखो हिंदुस्तान की आजादी में 200 साल से ऊपर का समय लग गया था बच्चों। तो उसमें जो भी स्वतंत्रता संग्राम में जितने व्यक्तियों ने भाग लिया, सभी के आदर्श का जो भी, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, कोई भी हो, सबके आदर्शों को हम संयोजेंगे। वो जिस प्रकार के रास्ते पे चलते थे, चाहे वो गांधी जी का रास्ता हो, चाहे वो भगत सिंह का रास्ता हो, अपनाना पड़ेगा तो भैया चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि दोनों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था हिंदुस्तान के आजादी में। देखो मैं एक नरम दल के थे, गरम दल के थे, ठीक है ये चीज चलती है यार। एक घर में जब एक छोटा भाई बड़ा भाई में एक जो शांत होता है, एक गुस्से वाला होता है, तो एक देश पे दो नेता नहीं हो सकते? डेफिनेटली होंगे बच्चों। अब क्या है, नागरिक का कर्तव्य क्या होता है कि देखो ये कर्तव्य होना चाहिए बच्चों, अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो ये अगर नहीं पालन करते हो तो आप देशद्रोही ही कहलाओगे, मैं इस चीज को कहूंगा। अगर इन्हें कोई आपत्ति है तो आप मुझे मैसेज सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो सबसे पहला है, संविधान का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, संविधान का इंपॉर्टेंस देंगे। याद रखना बच्चों, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान से पूछिएगा ना कि संविधान का क्या इंपॉर्टेंस है, वो बोलेगा संविधान सर्वोपरि है। और ये बात ही है भी, क्योंकि संविधान हमें इंसान बनाता है। हम हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी बनाने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा संविधान है। और लोग बोलते हैं संविधान में कुछ चीज तो ऐसा लिखा हुआ है जो लोगों के मतलब उनका जो राइट्स है, उनका जो मूल कर्तव्य है, मूल मतलब उनका जो राइट्स है, उससे उनको बेदखल करता है। तो भाई उन लोगों पे मत सुनना। आप संविधान को ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से संविधान हमको हम बनाता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान का संविधान अलग अलग मुल्क की संविधानों को लेकर के उसके अच्छी चीजों को निकाल करके एक सबसे बेहतरीन और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा अपने हिंदुस्तान का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज। देखिए ध्वज क्या होता है, ध्वज एक विजेता का, एक जीती हुई चीज का एक प्रतीक है। हिंदुस्तान का झंडा का अपमान नहीं होना चाहिए बच्चों। 26 जनवरी 15 अगस्त को आपने देखा होगा कि कितने जगह सड़क पे झंडा फेंका हुआ रहता है। तो कृपया इस चीज से बचें। अगर कहीं झंडा गिरा हुआ है तो उसको उठा के कोई ऐसा जगह रख दो जहां पर उसमें लात न लगे। मैं आपको बताता हूं, क्या एक भगवान जी का फोटो आपने कूड़े में फेंका हुआ देखा है? जी हाँ, ये हमारी ही मानसिकता है। पता नहीं कैसे मानसिकता के लोग हैं, जिसे हम पूजा करते हैं उन्हीं की मूर्ति को मैंने देखा है कूड़े में फेंका हुआ। दैट फील मी बैड, वो मेरे को गंदा फील होता है। क्योंकि देखो मैं, जरूरी नहीं है कि आई एम हिंदू तो मैं सिर्फ हिंदुज्म को ही प्रमोट करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तानी हूं भाई, हर धर्म को बराबर इंपॉर्टेंट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिज्म बुद्धिज्म सारे के सारे धर्म हमारे हिंदुस्तान का पार्ट है बच्चों, याद रखना। और किसी भी धर्म का हमें अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म एक मनुष्य के अंदर की वह फीलिंग होती है जो कि एक व्यक्ति को इंसान बनाता है, याद रखिएगा। एक जानवर किसी भगवान की पूजा नहीं करता, किसी अल्लाह की पूजा नहीं करता, किसी जीसस क्राइस्ट के सामने में जाके इबादत नहीं करता है, याद रखना। लेकिन एक मनुष्य ही जा करके भगवान के सामने में पूजा अर्चना करता है और जाकर के गुरुद्वारा में जाके सर नवाता है। तो आप इस चीज को समझना। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज ये एक पहचान है, उसकी अनादर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है राष्ट्रगान। देखो राष्ट्रगान इस चीज के लिए एक कंडीशन लाया गया था कि जब भी राष्ट्रगान, हाल ही फिलहाल इस अमेंडमेंट को लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जब भी राष्ट्रगान बजेगा उस समय में खड़ा होना पड़ेगा। अभी आप लोग देखो, अगर क्रिकेट के फैन होंगे आप बच्चों तो आपको पता होगा, जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होता है सभी लोग स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं। सोचो कितना गर्व की बात है वो। पहले लोग बैठे हुए रहते थे एकदम टांग पसार के, भाई अब नहीं होता है वैसा। अब एकदम इवन की राष्ट्रगान बजता है तो अगर कोई कैफे वगैरह में बज रहा है तो टेलीविजन पे उसको म्यूट कर दिया जाता है, और अगर टेलीविजन पे म्यूट नहीं हुआ तो सभी लोगों को खड़ा होना है। भाई खड़ा होके बैठ भी जाओ चलेगा, लेकिन खड़ा एक बार जरूर ना, क्योंकि वहां देश की इज्जत की बात है। नेक्स्ट है, उनमें अनिवार्य रूप से भारतीय जीवन शैली के अभिन्न कार्यों का संहिताकरण होता है। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान के लोग जिस प्रकार से रह रहे हैं उन चीजों को वहां कंपाइल करके रखा हुआ है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। हाँ सही बात है, जो मौलिक कर्तव्य है बाबू, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उससे चाइना वाले को पाकिस्तान वाले को क्या मतलब है भाई? फंडामेंटल राइट में भले मनुष्य का जो राइट्स होता है उसमें उनको मिल सकता है राइट, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हिंदुस्तान के लोगों के लिए। अब कोई चाइनीज आ करके नहीं राष्ट्रगान के में खड़ा होगा, क्या मकसद बनता है भाई? वो चाइनीज था, सिंपल सी बात है। कोई चाइनीज अगर बाय द वे हिंदुस्तान का झंडा गिरा हुआ है उसको देख करके अनदेखा करके आगे निकल जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बस लेकिन अपमान करोगे भाई
तो सहन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है हमारा, वे राज्य की नीतियों के नीति निर्देशक सिद्धांत के गैर न्याय संगत भी है, उनके उल्लेखन के खिलाफ कोई कानूनी मंजूरी भी नहीं। अब देखो एक और बात ये आती है कि जो नागरिक कर्तव्य बनता है उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी, जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि राज्य का जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड नहीं है, और फिर भी कोई पी लेता है तो उसके लिए कोई स्पेशल ऐसा कोई कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, धीरे धीरे करके चीज़ों को लाया जा रहा है, ये बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कोई बाजाप्ता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। हाँ, आईपीसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत आता है, और ये कहीं से न कहीं से हमारे कानून से जुड़ा हुआ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी चीज होने चाहिए कि कोई अगर ऐसा करता है तो उसके लिए क्या क्या उनको सजा मिलेगी। लेकिन फिर बात आ जाएगी फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा कि भाई आप किसी को सजा भी नहीं दे सकते हो। तो देखो यही एक कंडीशन है जो एक दूसरे पे डिफर करने लगता है। देखो, अगर आप यहाँ तक सभी चीज़ों को पढ़ गए हो बच्चों, और अगर पुरानी वाली क्लास में आपने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है और अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं गया है, आप ज़ीरो हो, तो यहाँ पे सभी चीज़ों का मतलब रिवीजन है। ये हमारा माइंड मैप है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग माइंड मैप सेक्शन के अंतर्गत मिलाते हैं, और माइंड मैप में हम लोग सभी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझ लें। सबसे पहला हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एम लक्ष्मीकांत में हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51 के क के अंतर्गत में आता है। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, सभी पार्ट को शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, जितना भी चीज पढ़े सारा का रिवीजन यहीं पर, बस इसको ढंग से समझना आप लोग। सबसे पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का ए नंबर पॉइंट बताता है कि हमें क्या करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना है, और आदर इसलिए करना है क्योंकि हम आदर अगर नहीं करेंगे तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगी, और हमें हिंदुस्तान के जो पुराने लोग हुआ करते थे, राजनेता हुआ करते थे, देश को आजाद करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया हुआ है, उनके आइडियल्स को, वो बड़े लोगों का हमको आदर करना है। हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, संसद भवन है, उन सबों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और नेशनल फ्लैग, हिंदुस्तान का झंडा और हिंदुस्तान के गाना, इसको क्या करना है, आदर करना है। ये चीज हमारा पॉइंट ए में है। पॉइंट बी करना है कि हमको बड़े बड़े जो नेता महापुरुष हैं हिंदुस्तान के, उनके विचारों को क्या करना है, फॉलो करना है। वो जैसा कहते, गांधी जी ने कहा था कि भाई अहिंसा के रास्ता पे चलना है, तो भैया हिंसा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। और वो कहाँ मदद करेगा हम लोगों को, देश को आगे बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि जो भी नेशनल स्ट्रगल हुई थी हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया था, उसी चीज़ को हम अगर हर दिन फील करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान हमेशा जो आज़ाद है, उसकी आज़ादी दिन प्रतिदिन एक तरीके से देखा जाए तो फ्लोरिश होते हुए चलेगी। पॉइंट नंबर सी कहता है कि हिंदुस्तान में सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी होना चाहिए। हिंदुस्तान एक है, एक था और एक रहेगा, और यह चीज़ हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बचाता है किस चीज़ से, अलग होने से। पॉइंट नंबर डी कहता है कि हमें अपने कंट्री को डिफेंड करना है। कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोलता है तो वहां खड़े होंगे कि भाई तुम अपने मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ गलत नहीं कर सकते हो। जो कि किस तरीके से हो सकता है कि जब भी नेशनल सर्विस का है, मतलब कि युद्ध हो जाए बगल की कंट्री के साथ, तो अगर भर्ती होगी कि भाई सेना की जरूरत पड़ रही है लोगों की, तो फटाक से नेशनल सर्विस में जब भी जरूरत पड़े लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, देश की सेवा करने के लिए, मर मिटने के लिए। नेक्स्ट है ई नंबर पॉइंट, जो कि हमारे देश में शांति और साथ साथ में संप्रभुता को फैलाता है, जो कि हिंदुस्तान के हर लोगों के बीच में हो, जो कि किन चीजों के परोक्ष में नहीं होना चाहिए, किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मैटर में कोई नहीं बोलेगा एक दूसरे की मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। यहां पे इस प्रकार का बाइसनेस कहीं नहीं आएगा, किसी प्रकार का सेक्शनल विभाजन नहीं होगा। कोई नहीं बोलेगा कि मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं, इस प्रकार का भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जो भी अलग अलग डाइवर्सिटी में रहने वाले हिंदुस्तान में, कोई व्यक्ति आप देखोगे केरल में भी रहता है, और कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर भी रहता है, कोई व्यक्ति राजस्थान और गुजरात में भी रहता है, और कोई मणिपुर और सिक्किम मेघालय में रहता है। तो वो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, उससे किसी व्यक्ति को जज नहीं किया जाएगा। भाषा के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा। हिंदुस्तान में आप देखोगे हर 10 मील पे एक भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है हमारे यहाँ की, तो उसके हिसाब से भी भेदभाव नहीं होगा। और अंतिम में
धर्म के मामले पे कोई भी भेदभाव नहीं है। ये हमारे फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल ड्यूटीज का साइड ए है। साइड बी बच्चों समझिएगा, सबसे पहला इसको करने से क्या होगा, ये हमारे देश की जो मतलब जो हेरिटेज है, पुराने विचार हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, उसको बचा के रखेगा। और इससे हमारा देश हमेशा के लिए जैसे सोने की चिड़िया कहलाता था, वो जिंदगी भर कहलाते रहेगा, क्योंकि हम ही ना उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। हम ही अपने देश की चीजों को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे वाले कहां से इज्जत देंगे। तो यहां है वैल्यू करना, इज्जत देना और बचा के रखना। किन चीजों को, रिच हेरिटेज को, जो कि हमारे कल्चर का कंपोजिशन है, मतलब वो मिला जुला रूप है। जी नंबर पॉइंट करता है बचाना है, किन चीजों को इंप्रूव करना है, अच्छा करना है, किन चीजों को, और कंपनसेशन मतलब दया रखना है अंदर में, किन चीजों के लिए, तो बताते हैं प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, हमारे यहाँ के जंगल को, झील को, नदियों को, वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है, कोई उसको नुकसान नहीं करे, पेड़ पौधे को नहीं काटना है, सड़कों जबरदस्ती, जो आपको पता हो गुजरात में रेल मार्ग बनाने के लिए जो एक बताता हूं, समंदर किनारे में एक विशिष्ट प्रकार का जंगल होता था, वन, उसको काट दिया गया था। तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के 51 के क के तहत उस पर रोक लगाया गया और फिर से उतना उपजाया गया था। इसका एक उदाहरण है, मैं इस चीज को भी आपको बाद में बता दूंगा। और कंपनसेशन मतलब कि जितने भी जानवर हो गए, चाहे वो शेर हो, चाहे एक छोटा सा चूहा क्यों नहीं हो जंगल का, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है डेवलप करेंगे, अपने देश में साइंटिफिक टेम्पर, पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, साइंटिस्ट लोग जो काम करते हैं वो काम करेंगे, साथ में ह्यूमैनिज्म, मनुष्य बन के रहेंगे, जानवर नहीं बन जाएंगे। और जो भी जरूरत पड़ेगी, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी और बदलने की, उसको अच्छा करने की, वहां पे आगे आएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी ना कुछ ऐसा हो सकता है, डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन देंगे पब्लिक प्रॉपर्टी की। ट्रेन वगैरह में जो आग लगा देते हैं, बस में आग लगा देते हैं, जाकर के सड़क उखाड़ देते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको क्या करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे। किसके अंतर्गत आता है बच्चों, ये हमारी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो जो अभी हाल में हुआ वो कहीं गलत था, याद रखना, रेलवे वाले बच्चों को ऐसा नहीं करना था। आप मांगते यार, लड़ाई कर लेते सरकार से। आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रेन रेलवे स्टेशन सरकार का लिखा हुआ नहीं है, वो हम लोग का, याद रखिएगा। और अपने चीजों का प्रोटेक्शन करना होता है, ध्यान रखना इस बात को बच्चों। और कहीं भी वायलेंस होगा तो उसको रोकेंगे, कहीं भी अगर लड़ाई वगैरह होने वाली है, कुछ लोग नेता लोग जाते हैं ना, आग भड़का देते हैं, फलानवा नेता था जाकर के वहां ऐसा भाषण दे दिया कि लड़ाई हो गई, दो दल में, दो जाति में, दो धर्म में लड़ाई करवा देते हैं। तो भैया उस चीज को वायलेंस नहीं करवाना है, लास्ट में स्ट्राइव करना है, एकदम लगे रहना है किसी में, एक्सीलेंस सबसे बेहतरीन करने के लिए हर मुल्क में, चाहे वो अकेले खुद के लिए हो या पूरे समाज के लिए हो। और वो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने में मदद करेगा, और जो हमारा प्राप्त करने का लक्ष्य होगा वहां तक पहुंचाएगा, और एंडेवर करेगा पूरे कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग हमारे नाम पर बोलें कि ये कंट्री ने इतना अच्छा काम किया है। तो ये हमारा एक्सीलेंस कब होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तब होगा। और लास्ट में जो ऐड किया गया 2002 के टाइम में 86वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, वो था कि जो पेरेंट होंगे, माँ बाप होंगे या फिर जो अभिभावक होंगे, वह अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे जो कि 6 वर्ष से लेकर के 14 साल के बच्चे होंगे। तो अगर आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया तो ठीक है बच्चों, नहीं तो ये माइंड मैप आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो YouTube के जो बच्चे, जितने लोग अभी लाइव हमें देख रहे हैं, 17 लोग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगी, और अगर आप प्रीमियम ग्रुप में हो तो वहां पे भी इस चीज को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो YouTube के सही बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।